जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। ये इसका पहला संस्करण है। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। दोस्तों, भारत के संविधान की आर्टिकल 25 में एक वर्ड है हिंदू। आपको बताना है कि ये जो हिंदू वर्ड है, इनमें से कौन सी जो धर्म है वो हिंदू में काउंट नहीं की जाती है एज पर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या सिख। तो दोस्तों, पारसीज को काउंट नहीं किया जाता है हिंदुओं में एज पर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2 भी पढ़ेंगे तो उसमें ऑल सेक्शन ऑफ हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिखों को काउंट किया जाता है एज हिंदू। और यही आर्टिकल सिखों को यह अधिकार देता है कि वे अपने पास कृपाण रख सकते हैं। आपको पता है कि कृपाण रखते हैं हमारे सिख बंधु, तो यही आर्टिकल उनको यह अधिकार देता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई भी विदेशी नागरिक है, मान लीजिए मोटा माटी पकड़ लेते हैं, ब्रिटिश सिटीजन है, एक अंग्रेज है, वो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, तो इनमें से वो कौन से अधिकार को क्लेम नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट हमें देता है भारत का संविधान। अब जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट मुहैया हैं, मगर जो नॉन सिटीजन है, मान लीजिए कोई बाहरी है, कोई फॉरेनर गए, तो उसको कौन सा फंडामेंटल राइट इसमें से मुहैया नहीं कराया जाता। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों, ये तीनों तो मुहैया कराया जाता है, लेकिन पहला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये मुहैया नहीं कराया जाता। याद रखिएगा, भारत के संविधान के आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। भारत के बाहर के नागरिकों के लिए, मतलब फॉरेनर्स के लिए ये अलाउ नहीं है, वो इसको क्लेम नहीं कर सकते। हम लोग अगर मान लीजिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30 हमारा भंग होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फॉरेनर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन किस में काउंट होता है? आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा आप कह सकते हैं एक्ट है जिसने बाइकैमरलिज्म को इंडिया में शुरू किया। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, उसी तरह मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम प्यार से कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके अंतर्गत हमारे देश में बाइकैमरलिज्म की शुरुआत होती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। नेक्स्ट, भारत के किस शेड्यूल में जिक्र किया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल स्प्रेड के बारे में? तो भारत के संविधान के पहले शेड्यूल में इसका जिक्र है। With reference to Indian Constitution, consider the following statement. Indian Constitution has no provision for ban on cow slaughter। ये इनकरेक्ट है, डीपीएसपी में आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत प्रोविजन है फॉर बैन ऑन काउ स्लॉटर। फ्री लीगल एड, जो कि आर्टिकल 39A के अंडर में आता है, ये भी डीपीएसपी है। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ जस्टिफिएबल राइट, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है। जस्टिफिएबल होता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो नीदर 1 नॉट 2। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसपे प्रोविजन है फॉर बैन ऑन काउ स्लॉटर। नेक्स्ट, सिक्किम जो भारत का फुल फ्लेज हिस्सा बना, वो कौन सा अमेंडमेंट कर बना, कौन सा संशोधन कर बना? 34वां, 35वां, 36वां या 37वां? तो भारत के संविधान का 36वां अमेंडमेंट कर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। सेकेंड शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन। अगर आप भारत के संविधान का दूसरा शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें ओथ एंड एफर्मेशन का जिक्र है। आपको बताना है कि उसमें इनमें से किसके किसके ओथ एंड एफर्मेशन का जिक्र है। प्रेसिडेंट करेक्ट है, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, ये भी करेक्ट है, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको छोड़कर बाकी इन तीनों लोगों के ओथ एंड एफर्मेशन का जिक्र है सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वक्त जो हमारे देश में लोकसभा की सीटें हैं 543+2, किस सेंसस के अकॉर्डिंग है? 1951, 1952, 1971 या 1972? तो सेंसस 1971 के अकॉर्डिंग अभी हमारे लोकसभा में सीटों का मापदंड है 543+2, 545 सीटें। इन चारों लोगों में से, ये चारों हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन चारों में से वो कौन है
जो अपने कार्यकाल के दौरान एज अ प्रधानमंत्री वो मेंबर था लोकसभा का, देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर या डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1991 तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लोकसभा के मेंबर थे, बाकी देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तीनों लोग राज्यसभा के मेंबर थे। और आपको बता देना चाहता हूं, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी जब 1989 से लेकर 90 नेशनल फ्रंट बना, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब नेशनल फ्रंट टूट गया तो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, और 1990 से 91 तक चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने बलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब अगला सवाल के दोस्तों कि विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ असेंबली। ये बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान सभा के पार्ट नहीं थे महात्मा गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ पार्ट ऑफ द असेंबली, हाउएवर ही डिड नॉट हेड एनी कमिटी। ये इनकरेक्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो करेक्ट है, आप लोग को पता है फर्स्ट ओनली। कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर, मान लीजिए वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो कितने महीने तक अपने ऑफिस में रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? आपको पता है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र है। भारत के संविधान के 42वें अमेंडमेंट के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां अमेंडमेंट कर 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, टू वोट इन ए पब्लिक इलेक्शन। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यह है कि प्रियम्बल को भारत के संविधान में इनमें से किस पर्पस को सर्व करता है? प्रियम्बल, इट इंडिकेट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ये करेक्ट है। इट ले डाउन द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अकम्प्लिश। ये भी करेक्ट है। इट हेल्प जुडिशरी टू इंटरप्रेट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी करेक्ट है। तो उत्तर के दोस्तों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डीपीएसपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डायरेक्टिव एड्रेसेस टू स्टेट आर फाउंड ओनली इन पार्ट 4। ये इनकरेक्ट है कि सिर्फ पार्ट 4 में आपको नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू फॉलो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी कंस्टिट्यूट एज अ ग्राउंड टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल। ये करेक्ट है, सेकंड ओनली। आखिरी सवाल के दोस्तों कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में लाने के लिए कितने मेंबर्स के परमिशन की जरूरत पड़ती है? टोटल 50 मेंबर्स, याद रखिएगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे का बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज के 15 सवाल आप लोग को पसंद आए होंगे। मुलाकात होती है अगली संस्करण में। मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, अलविदा।